जय हिंद जोहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घोटा किंग ऑफिशियल में। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं जाति विज्ञान की 5वीं क्लासेस में। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दो टॉपिक को हम लोग समझेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जाति विज्ञान की संस्कृति की अवधारणा एवं परिवर्तन, है ना। जब हम लोग बात करते हैं परिवर्तन की तो वहां पे संस्कृति के संदर्भ में बात करेंगे, और यहाँ पे अवधारणा की बात करेंगे तो यहाँ पे संस्कृति के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। इस भाग का उद्देश्य यह समझना है कि संस्कृति असल में क्या है। यह केवल नाच गाने या त्योहारों तक सीमित है या फिर इससे आगे का भी है। तो बता दें कि यह केवल नाच गाने और त्योहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसान के जीने का पूरा तरीका भी है ना, जिसे हम लोग एक एक करके क्रमवार चीजों को समझेंगे। इस टॉपिक को समझने के पूर्व में थोड़ा सा हम जाति विज्ञान के संदर्भ में हम बात करेंगे, है ना। जाति विज्ञान से जुड़े हुए चीजों को जोड़ करके देखेंगे। जाति विज्ञान के बारे में हम पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब टॉपिक्स पे आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जाति विज्ञान है क्या, यहाँ पे हम किस चीज की अध्ययन करते हैं। जाति विज्ञान एथनोलॉजी के अध्ययन के केंद्र में संस्कृति की अवधारणा जो वो सर्वोपरि है। यह विषय केवल मानव समाज के रीति रिवाजों का संकलन मात्र नहीं है, अपितु यह संस्कृतियों के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से मानवीय व्यवहार के सार्वभौमिक प्रतिरूपों और उनमें आने वाले ऐतिहासिक परिवर्तनों की तार्किक व्याख्या भी करता है। संस्कृति मानव जीवन की वह आधारशिला है जो उसे जैविक प्राणियों की श्रेणी से जो वो अलग करके एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करती है। इसे व्यापक संदर्भ में जीवन जीने का एक तरीका, अ डिजाइन फॉर लिविंग, माना जाता है, जो आनुवंशिक या जैविक ना होकर एक सामाजिक विरासत का अभिन्न अंग है ना। तो सबसे पहले इसके अवधारणा पे हम लोग बात करेंगे, इसके स्वरूप की, संरचना की, और फिर इनके विभिन्न आयामों को हम लोग देखेंगे। इसमें से सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे संस्कृति की परिभाषाएं और अर्थ, क्योंकि जब तक हम इसकी परिभाषा नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे इसे डिफाइन कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसके परिभाषा पे बात करते हैं, उसके बाद में फिर इनके अर्थों पे हम लोग बात करेंगे। संस्कृति की प्रकृति अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है, जिसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जब हम लोग संस्कृति की प्रकृति की बात करें तो यह अपने आप में एक अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण से विद्वानों ने जो इसे परिभाषित किया है, और इन्हीं चीजों को हम एक एक करके हम लोग बात करेंगे। इन परिभाषाओं का विश्लेषण संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईवी टाइलर, है ना। एक नाम आता है टाइलर। तो टाइलर ने यहां पे एक दृष्टिकोण दिखाया, वो समग्रतावादी का, है ना, समग्रतावादी दृष्टिकोण। संस्कृति की सबसे मान्य और शास्त्रीय परिभाषा जो वो टाइलर ने 1871 में अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में प्रस्तुत की। उनके अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य सभी क्षमताएं और आदतें समाहित होती है। यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि संस्कृति मानव जीवन के किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके समस्त क्रियाकलापों का निचोड़ है। तो समग्रतावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो यहां पे टाइलर के अनुसार संस्कृति एक जटिल मेल है। इसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून और समाज के सदस्य के रूप में इंसान द्वारा सीखी गई हर आदत जो वो इसमें शामिल है। सरल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो जो कुछ भी हम समाज में रहकर सीखते हैं वह क्या है? संस्कृति है ना। इसे आसान, एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझना चाहे तो इस तरह से समझिए कि जो कुछ भी हम समाज में रहकर सीखते हैं वह क्या है? संस्कृति है ना। तो यह समग्रतावादी दृष्टिकोण हो सकता है कि सवाल में पूछ लिया जाए किसके द्वारा दिया गया, तो यह टाइलर नाम आपको याद होना चाहिए।
1871 याद होना चाहिए, एक प्रिमिटिव कल्चर, ये पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। चलिए, ध्यान में होना चाहिए, नहीं याद है तो आप रिलेट कर लेंगे वहां पे। दूसरे हम लोग बात करते हैं प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। मैलिनोव्स्की ने संस्कृति को एक उपकरणवादी वास्तविकता, इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी के रूप में देखा, है ना। तो इन्होंने अपने दृष्टिकोण से संस्कृति को किस रूप में देखा है? उपकरणवादी वास्तविकता, इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी के रूप में देखा। उनका मानना था कि संस्कृति वह साधन या उपकरण है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इन्होंने संस्कृति को एक औजार या साधन माना, है ना। जब हम मैलिनोव्स्की के दृष्टिकोण की बात करते हैं, जहां पे प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो यहां पे इन्होंने कहा कि संस्कृति को एक औजार या साधन के रूप में हम लोग मान सकते हैं। इनका कहना था कि मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक जरूरतों जैसे कि भूख, सुरक्षा आदि को पूरा करने के लिए संस्कृति का उपयोग करता है। तो वही यहां पे कहता है कि संस्कृति वह साधन या उपकरण है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्कृति का उपयोग करता है। यह सिद्धांत जो वो मैलिनोव्स्की के द्वारा प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में बात किया गया है। उसके बाद आता है पर्यावरणवादी दृष्टिकोण। पर्यावरणवादी दृष्टिकोण, एमजे हर्शकोविच ने संस्कृति को पर्यावरण के संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। इसका अर्थ है कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से इतर जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया है वह संस्कृति है। तो इनके अनुसार से ये कहते हैं, कोविट्स के अनुसार से ये कहते हैं, हर्शकोविच जो है ये कहते हैं कि हमारे चारों ओर के पर्यावरण का वह हिस्सा जिसे इंसान ने बनाया है संस्कृति है। जैसे पेड़ प्रकृति है, लेकिन उस लकड़ी से बनी मेज जो है वो क्या है? संस्कृति है ना। ऐसे समझ सकते हैं। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, ये कहते हैं। हो सकता है कि डायरेक्ट उठा करके पूछ लिए, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। यह पर्यावरणवादी दृष्टिकोण किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो हर्शकोविच नाम आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से इतर जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया है वह क्या है? संस्कृति है। जिसे हम अभी बात किए कि पेड़ जो वो प्रकृति है, लेकिन उस लकड़ी से बनी मेज जो वो क्या है? संस्कृति के रूप में हम लोग मान सकते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मार्गरेट मीड ने संस्कृति को सामाजिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार संस्कृति किसी समाज या उपसमूह का कुल साझा और सीखा हुआ व्यवहार है। जब हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, मार्गरेट मीड की बात करते हैं, तो इन्होंने इसे सीखा हुआ व्यवहार कहा। संस्कृति को इन्होंने सीखा हुआ व्यवहार कहा, यानी समाज में लोग आपस में जो व्यवहार साझा करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से जो सीखते हैं वही क्या है? संस्कृति है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मार्गरेट मीड ने संस्कृति को सामाजिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि संस्कृति किसी समाज या उपसमूह का कुल साझा और सीखा हुआ व्यवहार है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग जो है वो संस्कृति शब्द जो है इसकी परिभाषा को समझने का हम लोग प्रयास किए।
है ना। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग विद्वानों के अनुसार से हम लोग जो वो अलग अलग दृष्टिकोणों से, अपने अपने दृष्टिकोण जो उन्होंने साझा किया, उन्हीं के दृष्टिकोण से हम लोग संस्कृति शब्द को समझने का प्रयास किए। अब हम बात करते हैं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की। संस्कृति के स्वरूप को गहराई से समझने के लिए इसके अंतर्निहित लक्षणों या विशेषताओं का विश्लेषण आवश्यक है। अब देखिए, जब आप इसके स्वरूप को गहराई से समझेंगे तो उसे समझने के लिए आपको उसके अंदर में जो निहित लक्षण है या विशेषताएं हैं उनका विश्लेषण आवश्यक है। ये विशेषताएं ही संस्कृति को अन्य जैविक क्रियाओं से भिन्न बनाती है। अच्छा, यहां पे संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, इससे क्या समझ में आ रहा है? इस शीर्षक का कुछ तो अर्थ होगा ना। तो यहां पे मोटा मोटी कुछ नहीं, हम यहां हम उन गुणों की चर्चा करेंगे जो किसी चीज को सांस्कृतिक बनाते हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा? परिभाषा, जहां पर हम अलग अलग विद्वानों के नजरिए से संस्कृति को समझने की कोशिश की। अब हम जब बात कर रहे हैं इसकी विशेषताओं की, तो यहां पे हम क्या करेंगे? उन गुणों की चर्चा करेंगे जो किसी चीज को सांस्कृतिक बनाते हैं। जैसे कि अर्जित और सीखी हुई प्रकृति, अर्जित और सीखी हुई प्रकृति। संस्कृति मनुष्य को जन्म से या आनुवंशिक रूप से प्राप्त नहीं होती, यह सामाजिक संपर्क और शिक्षा के माध्यम से अर्जित की जाती है। यह सीखने की प्रक्रिया को एनकल्चरेशन कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मूल्यों को आत्मसात करता है। अब समझिए इस चीज को, है ना, तभी आप अच्छे से इसको जो वो समझ पाएंगे। कहता है कि संस्कृति हमें जन्म से नहीं मिलती, इसे हम समाज में रहकर सीखते हैं और इसे सीखने की प्रक्रिया को ही एनकल्चरेशन कहते हैं, है ना। इन्हीं सीखने की प्रक्रिया को, इस सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एनकल्चरेशन कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मूल्यों को आत्मसात करता है। तो पहले विशेषता आपको समझ में आ गया कि अर्जित और सीखी हुई जो गुण है, जैसे कहते हैं कि हमें जन्म से ये सब नहीं, संस्कृति हमें जन्म से ही नहीं मिल जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि हम जन्म लिए और संस्कृति सीख करके आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसे हम समाज में रहकर सीखते हैं। कैसे लोगों के साथ में बैठना होता है, कैसे लोगों के साथ में हमारा परिवेश कैसा हुआ है, हम किस माहौल में पले बढ़े हैं, यहां से जो वो संस्कृति हमारे पास संस्कृति जो वो आती है और यहां से हम संस्कृति को सीख पाते हैं। तो इस सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? एनकल्चरेशन कहा गया है। तो हो सकता है कि सवाल में पूछ लिया जाए आपसे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। साझा संपत्ति, संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की निजी जागीर या आदत नहीं होती, यह पूरे समूह या समाज की सामूहिक संपत्ति होती है जिसे उस समाज के सभी सदस्य द्वारा साझा करते हैं। कहता है कि संस्कृति किसी एक व्यक्ति की निजी चीज नहीं होती, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक धरोहर है। है ना। संस्कृति किसी विशेष व्यक्ति विशेष की निजी जागीर या आदत नहीं हो सकती है, यह पूरे समूह की या फिर समाज की सामूहिक संपत्ति होती है जिसे उस समाज के सभी सदस्य जो वो साझा करते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं प्रतीकात्मक आधार।
संस्कृति का अस्तित्व प्रतीकों पर टिका होता है। विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मनुष्य जिन प्रतीकों का उपयोग करता है उनमें भाषा सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त प्रतीक है। बिना भाषा के संस्कृति का हस्तांतरण संभव नहीं है। कहते हैं कि संस्कृति इशारों और संकेतों पर चलती है, जिसमें भाषा जो वो सबसे बड़ा माध्यम है। बिना भाषा के हम अपनी संस्कृति अगली पीढ़ी को नहीं दे सकते। कई बार होता है ना कि हम सामने वाले को कुछ बोल दिए तो वहीं से वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी संस्कृति का पता चल रहा है, कितने संस्कार मिले हैं तुम्हें, तुम्हारे शब्दों से ही पता चल रहा है। तो भाषा जो वो सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त प्रतीक है। बिना भाषा के संस्कृति का हस्तांतरण संभव नहीं है। क्लियर हो गया। चौथी विशेषता की बात करते हैं, वो है एकीकृत स्वरूप। एकीकृत स्वरूप। संस्कृति के विभिन्न अंग अलग अलग बिखरे हुए नहीं होते, बल्कि वे एक व्यवस्था में बंधे होते हैं। समाज की अर्थव्यवस्था, धर्म, परिवार और राजनीति जैसे विभिन्न हिस्से एक दूसरे से अंतर संबंधित और जुड़े होते हैं। एक हिस्से में आया बदलाव दूसरे को भी प्रभावित करता है। आइए थोड़ा सा इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि संस्कृति के सभी हिस्से जैसे धर्म, राजनीति, परिवार, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अगर एक हिस्से में, है ना, किसी एक हिस्से में भी बदलाव आता है तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। ठीक है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं गतिशीलता की। यहां कहता है कि संस्कृति कभी भी अस्थिर या जड़ नहीं होती। यह समय, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर बदलती रहती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का एक स्वाभाविक गुण है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि गतिशीलता, यानी संस्कृति कभी रुकती नहीं है, यह वक्त के साथ में बदलती रहती है, परिस्थितियों के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुसार। समय, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार यह निरंतर बदलती रहती है। तो कुछ यहां पे कुल मिलाकर के 5 विशेषताओं की चर्चा हम लोगों ने किया है। यहां पे उम्मीद करते हैं कि ये सारी विशेषताओं को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं संस्कृति के प्रकार और आयाम। संस्कृति के प्रकार या आयाम, यानी संस्कृति को बनावट के आधार पे 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहां पे हम बात करेंगे संस्कृति की जो बनावट है उसको हम लोग बनावट के आधार पे इसे जो 2 हिस्सों में बांटा गया है। संरचनात्मक रूप से संस्कृति को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इसके मूर्त और अमूर्त पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो 2 मुख्य हिस्सा कौन सा है? एक है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति किसे कहेंगे? तो इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित सभी मूर्त और ठोस वस्तुएं आती है। इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा निर्मित, जिसे मनुष्यों ने बनाया, वो सभी मूर्त और ठोस वस्तुएं आती है जिन्हें देखा और स्पर्श किया जा सकता है। इसमें समाज द्वारा विकसित उपकरण, तकनीक, इमारतें, हथियार और अन्य भौतिक संसाधन शामिल हैं जो जीवन को सुगम बनाते हैं। तो जब हम यहां पे संस्कृति के बनावट के आधार पे 2 हिस्सों में बांट करके देखते हैं तो सबसे पहला जो आता है भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति कहता है कि वे चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, है ना, जैसे कि मकान, औजार, तकनीक, हथियार, ये सभी जो वो क्या है, मूर्त रूप है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना।
स्पर्श किया जा सकता है जिसे। और अभौतिक संस्कृति क्या हो गया? यह संस्कृति का अमूर्त पक्ष है, जिसमें समाज की परंपराएं, विचार और आदर्श जो वो शामिल होते हैं। मूल्य, विश्वास, सामाजिक नियम, भाषा और धर्म जो वो इसी श्रेणी में आते हैं। और इसे हम जो वो छू नहीं सकते। यह पक्ष समाज की मानसिक और नैतिक संरचना का निर्माण करता है। तो अभौतिक संस्कृति की जब बात करते हैं तो यहां पे क्या आता है? वे चीजें जो अमूर्त है, जिन्हें छू नहीं सकते, जैसे कि हमारे विचार, नियम, भाषा, धर्म और विश्वास। यह हमारे मन और समाज के नैतिक ढांचे को बनाती है ना। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ये दोनों में अंतर आप समझ पाए होंगे। कुल मिलाकर के जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो संस्कृति मानव समाज की पहचान और उसके अस्तित्व का मूल आधार है ना। संस्कृति जो है ये मानव समाज की पहचान और उसके अस्तित्व का मूल आधार है। यह वह सामाजिक ढांचा है जो व्यक्ति को पशुवत जीवन से ऊपर उठाकर एक नैतिक और सामाजिक प्राणी बनाता है। समझिए ना, आगे करके हमें ये तरीका नहीं पता होता, हमें संस्कृति नहीं सिखाई जाती, हमें संस्कार नहीं दिया जाता, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है ना, किनसे कैसे बात करनी है। तो हमारे और हम लोगों के अंदर और पशु के बीच में जो अंतर है वो क्या रह पाता? नहीं। फिर हम लोग भी उसी तरह से पशुवत जीवन जीने पर मजबूर रहते। तो वही यहां पे समझ सकते हैं कि संस्कृति जो है ये मानव समाज की पहचान और उसके अस्तित्व का मूल आधार है। यह वह सामाजिक ढांचा है जो व्यक्ति को पशुवत जीवन से ऊपर उठाकर एक नैतिक और सामाजिक प्राणी बनाता है। टाइलर की जटिल समग्रता से लेकर मैलिनोस्की की उपकरणवादी वास्तविकता तक सभी सिद्धांत यह सिद्ध करते हैं कि संस्कृति ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है और अपनी पीढ़ियों को ज्ञान हस्तांतरित करता है। तो कुल मिलाकर के संस्कृति की अवधारणा पे हम लोगों ने मोटा मोटी कंसेप्ट ऑफ कल्चर हम लोगों ने यहां पे देख लिया है कि कल्चर का मोटा मोटी कंसेप्ट क्या है। ये पूरी कंसेप्ट हम जो वो यहां पे समझ लिए। अब हम बात करते हैं कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हैं, सैद्धांतिक आधार, प्रक्रियाएं और समकालीन प्रभाव। इस भाग में हम मुख्य रूप में पढ़ेंगे कि संस्कृतियां बदलती क्यों है और अगर बदलती है तो यह बदलाव जो वो किस तरह से आता है, ये हम यहां पे सीखने वाले हैं। एक लाइन में अगर हम लोग बात करें तो जाति विज्ञान के अंतर्गत संस्कृति को केवल जीवन जीने के एक तरीके या सामाजिक विरासत के रूप में ही नहीं देखा जाता है ना। जाति विज्ञान के अंतर्गत ऐसा नहीं कि संस्कृति को केवल जीवन जीने के तरीके या सामाजिक विरासत के रूप में देखा जाता है, ऐसा नहीं है, अपितु इसे एक अत्यंत गतिशील इकाई माना जाता है। संस्कृति का एक मूलभूत और सार्वभौमिक लक्षण उसकी गतिशीलता है। यह स्थिर नहीं रहती बल्कि समय, परिस्थितियों और पर्यावरण के साथ निरंतर रूपांतरित होती रहती है, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही इसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। गतिशीलता की संस्कृति कभी रुकती नहीं, यह वक्त के साथ में बदलती रहती है ना। अभी हम विशेषताओं में हम ये पढ़े हुए। परिवर्तन संस्कृति का एक अंतर्निहित गुण है जो आंतरिक नवाचारों और बाह्य संपर्कों के परिणाम स्वरूप घटित होता है।
परिवर्तन कहता है कि संस्कृति का एक ऐसा अंतर्निहित गुण है जो आंतरिक नवाचारों और जो बाह्य संपर्क हैं, बाह्य संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप यह घटना जो वो परिणाम स्वरूप घटित होता है। और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समाज को पर्यावरण और नई चुनौतियों को के अनुकूल बनाती है। इस आलेख में हम सीखेंगे कि संस्कृति परिवर्तन के सिद्धांतों, उसकी प्रक्रियाओं, कारकों और जनजातीय संदर्भ में इसके प्रभावों का विस्तृत और विश्लेषणात्मक विवेचन हम लोग जो वो यहां पे करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं पहले टॉपिक पे, वो है सांस्कृतिक परिवर्तन के सैद्धांतिक दृष्टिकोण। यहां पे हम सीखेंगे कि विद्वानों ने बदलाव को समझने के लिए कौन से तर्क दिए हैं। संस्कृति में आने वाले बदलावों की व्याख्या करने के लिए जाति वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से दो सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित किए हैं जो परिवर्तन की दिशा और कारणों को स्पष्ट करते हैं। पहला इसमें आता है उद्विकासवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि संस्कृति का विकास सरल से जटिल रूपों की ओर एक निश्चित क्रम में होता है। उद्विकासवाद इवोल्यूनिज्म यह मानता है कि संस्कृति सरल से कठिन की ओर बढ़ती है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख विचारधाराएं प्रचलित हैं, है ना। यहां पे दो विचारधारा जो वो प्रमुख है, एक है मॉर्गन की और दूसरा है जूलियन स्टीवर्ट की। प्रथम है कि एक रेखीय उद्विकास। एक रेखीय उद्विकास क्या है? यह मानता है कि सभी समाज विकास के समान चरणों से गुजरते हैं, है ना। प्रथम जो है एक रेखीय उद्विकास। उद्विकासवाद का सिद्धांत जो है वो, इसमें दो प्रमुख विचारधाराएं आई प्रचलित है, एक रेखीय उद्विकास और दूसरा है बहुरेखीय उद्विकास। तो एलएच मॉर्गन ने इन चरणों को अरण्य व्यवस्था, बर्बरता और सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया है ना। तो एलएच मॉर्गन ने कहा कि हर समाज तीन चरणों से गुजरता है, जंगली व्यवस्था, बर्बरता और सभ्यता। जबकि वही द्वितीय जो बहुरेखीय उद्विकास है, जिसे जूलियन स्टीवर्ट ने प्रतिपादित किया, यह दृष्टिकोण मानता है कि सभी संस्कृतियां एक ही रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि उनका विकास उनके विशिष्ट पर्यावरण और पारिस्थितिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हाँ, जूलियन स्टीवर्ट ने कहा कि हर संस्कृति अलग रास्ते पर चल सकती है जो उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो यहां पे दो विचारधारा की बात की जाती है, एक एलएच मॉर्गन की, एक रेखीय उद्विकास, और दूसरी विचारधारा जो है वो आती है जूलियन स्टीवर्ट की, बहुरेखीय उद्विकास। एक एलएच मॉर्गन ये मानते हैं कि सभी समाज के विकास जो उसके चरण जो है ये समान चरणों से गुजरते हैं, है ना। हर समाज तीन चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला आता है जंगली व्यवस्था, बर्बरता और फिर सभ्यता। इस पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना। अरण्य व्यवस्था क्या हो गया? जंगली व्यवस्था, जहां पे हम उतने विकसित नहीं होते। बर्बरता, बीच में इसमें कुछ सुधार आता है, बहुत कुछ चीज बिगड़ता है, बहुत कुछ बनता है। और फिर हम लोग तीसरा आता है सभ्यता, जहां पे हम एक सभ्य मानव के रूप में खड़े होते हैं। बहुरेखीय उद्विकास, ये जूलियन स्टीवर्ट ने प्रतिपादित किया है। यह दृष्टिकोण मानता है कि सभी संस्कृतियां एक ही रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि उनका विकास उनके विशिष्ट पर्यावरण और पारिस्थितिक
परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दूसरा इसमें जो सिद्धांत आता है वो है प्रसारवाद का सिद्धांत। दूसरा जो इसमें सिद्धांत आया है वो है प्रसारवाद का सिद्धांत। डिफ्यूजनिज्म यह मानता है कि बदलाव तब आता है जब एक जगह की संस्कृति के तत्व दूसरी जगह फैलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का प्राथमिक कारण स्वतंत्र आविष्कार नहीं बल्कि सांस्कृतिक गुणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना है। कहते जब विशिष्ट समूहों के बीच संपर्क होता है तो सांस्कृतिक तत्व, विचार और तकनीकें प्रसारित होती है। प्रसारवाद यह मानता है कि प्रसारवाद का जो सिद्धांत है यह मानता है कि बदलाव तब आता है जब एक जगह की संस्कृति के तत्व दूसरी जगह फैलते हैं। जैसे कि व्यापार हो गया, युद्ध आदि के कारण विचार एक समाज से दूसरे समाज में जाते हैं। और इसके प्रमुख समर्थकों में अगर बात करें तो ब्रिटिश प्रसारवाद जैसे कि जी.ई. स्मिथ, जर्मन संस्कृति मंडल और अमेरिकी प्रसारवादी जैसे कि फ्रांज बोआस आदि शामिल हैं। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण पे हम लोग दो सिद्धांत की बात की, एक उद्विकासवाद का सिद्धांत और दूसरा प्रसारवाद का सिद्धांत। कि संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है, किन कारणों से होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखें दो सिद्धांतों के माध्यम से। पहला उद्विकासवाद में दो चीज हम बात किए वहां पे है ना, एक एल.एच. मॉर्गन की और दूसरा जूलियन स्टीवर्ट की। दोनों का अपना अपना विचार था। फिर जब हम प्रसारवाद के सिद्धांत की बात करते हैं तो यहां पे कहता है कि यह बदलाव जो वो तब आता है जब हम किसी एक जगह से जब हम एक जगह की संस्कृति के तत्व दूसरी जगह फैलते हैं तब ये बदलाव जो वो देखने को मिलता है। जैसे व्यापार आदि के लिए एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं, है ना, तो यहां से भी सांस्कृतिक परिवर्तन आपको, संस्कृति के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है परिवर्तन के कारक और उत्प्रेरक। परिवर्तन के कारक और उत्प्रेरक, जैसे इससे पहले तो हम यही बात कर रहे थे, विद्वानों ने बदलाव को समझाने के लिए यहां पे तर्क दिए थे। अब यहां पे देखेंगे कि वो कौन सी वजह है जो बदलाव लाती है, आखिर में इस बदलाव के पीछे क्या वजह है। तो संस्कृति परिवर्तन एक आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि यह विशिष्ट कारकों द्वारा संचालित होती है। इन कारकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक है आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। आंतरिक कारक क्या हो गया, समाज के अंदर से पैदा होने वाले नए विचार, आविष्कार या फिर खोजें। और बाह्य कारक क्या हो गया, बाहरी दुनिया से संपर्क, जैसे कि यात्रा हो गया, जब हम कहीं आते जाते हैं, व्यापार करने के लिए आए गए, युद्ध या तो फिर प्रवासन। तो आंतरिक कारक को हम लोग सबसे पहले समझते हैं समाज के भीतर उत्पन्न होने वाले विचार या और तकनीकी परिवर्तन का मूल जो वो कारण बनती है। इसमें नवाचार, आविष्कार और नई खोजें शामिल है जो जीवन जीने के तरीके को बदल देती है। और बाह्य कारक की बात करते हैं तो जब कोई समाज बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है तो परिवर्तन की गति तीव्र हो जाती है। सांस्कृतिक संपर्क, प्रवास, व्यापार और युद्ध ऐसे प्रमुख बाह्य कारक हैं जो नए तत्वों को समाज में लाते हैं, है ना। तो ये दोनों कारक हम समझ गए कि संस्कृति के परिवर्तन के कौन से कारक हैं और किन वजह से जो वो उनमें जो वो बदलाव आती है, वे कौन से कारक हैं जो बदलाव लाती है। तो वो कारक को भी हम समझ लिए, एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। चलिए अब हम बात करते हैं संस्कृति परिवर्तन की प्रक्रियाएं। संस्कृति परिवर्तन की प्रक्रियाएं
मतलब बदलाव असल में समाज में लागू कैसे होता है ना। जो बदलाव आया किस वजह से आया वो भी हम लोग देख लिए, उनके कारक भी समझ लिए। अब कहते हैं कि जो बदलाव असल में समाज में लागू कैसे होता है, तो सांस्कृतिक बदलाव की प्रकृति को समझने के लिए कुछ विशिष्ट तकनीकी और समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण अनिवार्य है। और ये प्रक्रियाएं यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति और समाज नए मूल्यों को कैसे ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया में एक आता है एनकल्चरेशन, है ना। एक प्रक्रिया इसमें आता है एनकल्चरेशन। कहता है कि यह वह आधारभूत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह एक व्यक्ति जन्म से ही अपनी मूल संस्कृति के नियमों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है। यह प्रक्रिया समाज का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य है। इसका मुख्य कार्य सांस्कृतिक अस्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथम संस्कृति को आत्मसात करता है। कुल मिलाकर के अपनी खुद की संस्कृति को बचपन से सीखना ही क्या है, इस प्रक्रिया को हम लोगों ने नाम दिया एनकल्चरेशन। तो कहता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी प्रथम संस्कृति को जो अपनाता है वो यहीं से एनकल्चरेशन से, है ना, इसी प्रक्रिया से। दूसरी प्रक्रिया का नाम है वो है पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण, जब दो भिन्न संस्कृतियों के बीच निरंतर और प्रत्यक्ष संपर्क होता है तो वे एक दूसरे के गुणों को अपनाती है। इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। यह अक्सर प्रवासी समुदायों में देखा जाता है, जहां वे नई जगह के अनुकूलन के लिए ऐसा करते हैं। एनकल्चरेशन के विपरीत इसमें दूसरी संस्कृति को सीखा जाता है और इसका परिणाम सांस्कृतिक अस्थिरता ना होकर सांस्कृतिक परिवर्तन या संकरण होता है। देखिए, पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया क्या कहता है कि जब दो अलग अलग संस्कृतियां लंबे समय तक साथ रहती है और एक दूसरे की बातें अपना लेती है, अक्सर बाहर से आए लोग नई जगह की संस्कृति जो वो सीखते हैं, है ना। तो यहां पे इसे हम एनकल्चरेशन नहीं कहेंगे, ये तो उसके विपरीत है कि हम जो अपनी संस्कृति सीखे हुए थे उसमें परिवर्तन हुआ है। और क्या हो गया यहां पे संकरण, मतलब ऐसा हुआ कि मिला जुला रूप आपको देखने को मिल जाएगा। आधा अपनी संस्कृति अपना रहे, आधा जो वो जहां रह रहे वहां की संस्कृति को अपना लिए। हम झारखंड से किसी और अदर स्टेट में गए, हम यहां की संस्कृति जो अपना रहे थे, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे है ना, तो यहां पे जो हमारी संस्कृति थी, हम आधा जो है पहले जितना दिन तक हम यहां रहे तो वहां की संस्कृति को हम सीख लिए, लेकिन जब हम कहीं और जाते हैं तो वहां की संस्कृति को भी रहते रहते धीरे धीरे अपना लेते, तो वहां से क्या होता है कि वो दोनों मिक्स्ड हो जाता है ना, दोनों मिल जाता है। तो अक्सर बाहर से आए लोग जो वो नई जगह की संस्कृति को जो वो सीखते हैं, तो ये दूसरी संस्कृति कहा गया है ना। पर संस्कृति ग्रहण को ये दूसरी संस्कृति के रूप में इसे हम लोग सीख सकते हैं। तीसरा इसमें जो प्रक्रिया है वो है आत्मसातीकरण। यह परिवर्तन की वह चरम अवस्था है जब एक गौण या अल्पसंख्यक संस्कृति अपनी विशिष्ट पहचान खोकर पूरी तरह से प्रभुत्वशाली संस्कृति में विलीन हो जाती है। इसमें समूह की मूल सांस्कृतिक विशेषताएं समाप्त हो जाती है और वह मुख्य धारा का अभिन्न अंग बन जाता है। आत्मसातीकरण कहता है कि जब एक छोटा समूह अपनी पहचान खो करके पूरी तरह से किसी बड़े समाज में घुल मिल जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम आत्मसातीकरण कहते हैं। बहुत ऐसे अल्पसंख्यक हैं या कुछ ऐसे गौण संस्कृति है जिनका एकदम लगभग
वो संस्कृति का विलुप्त होता हुआ दिखेगा। और वो क्या होता है कि एक बड़ी संस्कृति की ओर जाकर के वो क्या होता है, उसमें घुल मिल जाता है, यानी वह मुख्य धारा का अभिन्न अंग बन जाता है। अगली जो प्रक्रिया है वो है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित यह अवधारणा भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन को दर्शाती है। इस प्रक्रिया में निम्न जातियां या जनजातियां अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए किसी उच्च जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांडों और जीवन शैली का अनुकरण करती है। सांस्कृतिकरण क्या हो गया? कहता है कि यह प्रक्रिया जो वो श्रीनिवासन के द्वारा प्रतिपादित किया गया यह अवधारणा है, यह कंसेप्ट जो दिया गया दरअसल श्रीनिवास के द्वारा दिया गया, एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने कहा कि जब कोई निम्न समूह अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए किसी उच्च समूह के रीति रिवाजों की नकल करता है, जैसे कि उसके रीति रिवाज, उसके कर्मकांड, उनकी जीवन शैली का अनुकरण करती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहें, है ना। तो इसी और यह कंसेप्ट जो वो किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखेंगे एम.एन. श्रीनिवास। सांस्कृतिक विलंबना, सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। W.F. ऑकबर्न 1922 में इन्होंने परिवर्तन की असंतुलित गति को समझाने के लिए सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक और अभौतिक। कहता है कि जब समाज की भौतिक संस्कृति जैसे कि तकनीक और उपकरण तेजी से बदल जाते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति जैसे मूल्य, नियम, विश्वास उस गति से नहीं बदल पाते, तो दोनों के बीच एक अंतराल आ जाता है। इसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। थोड़ा सा इसे हम और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जब हमारी तकनीक, जो भौतिक पक्ष है, भौतिक पक्ष में क्या आता है? तकनीक, उपकरण, यही सब ना आता है, जो तेजी से बदल जाए, लेकिन जो हमारी सोच और परंपरा है वो पीछे रह जाए, तो इसी खाली जगह को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, है ना। इसी खाली को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना। थोड़ा सा इसको ऐसे एक और उदाहरण के रूप में समझिए ना कि मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ में आ गई, मोबाइल एकदम हर हाथ में आ गया, लेकिन उसे सही से इस्तेमाल करने की तमीज या संस्कार जो है, जिसे हम लोग अभौतिक संस्कृति कहते हैं, अभी भी क्या है? पीछे है। जिन्होंने इसका सही इस्तेमाल किया वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने अपनी सोच लिमिट करके रखा हुआ है तो वो आज भी पीछे ही रहे हैं। तो सांस्कृतिक विलंबना है क्या? कि हमारे पास में तकनीक तो आ गया, है ना, हमारे पास में तकनीक तो आ गया, लेकिन हमारी सोच और परंपरा जो वो पीछे ही रह गया। और इसी खाली जगह को क्या कहा गया है? सांस्कृतिक विलंबना कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जनजातीय संदर्भ में परिवर्तन के आयामों को, है ना। जनजातीय संदर्भ में इस परिवर्तन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा विषय ही है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संदर्भ में हम लोग जो भी बात करेंगे वो उसी संदर्भ में बात करेंगे। तो आधुनिक दुनिया का आदिवासियों की संस्कृति पर क्या असर पड़ रहा है, उन्हीं चीजों को हम इस टॉपिक में बात करने वाले, इस पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। आधुनिकता, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण की शक्तियों ने जनजातीय संस्कृतियों को गहराई से प्रभावित किया है, जिससे उनके परंपरागत ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं।
जैसे कि भाषाई ह्रास, भाषा का नुकसान। वैश्वीकरण और प्रभुत्वशाली भाषाओं के प्रसार के कारण अनेक जनजातीय बोलियां विलुप्त होने के कगार पर है। उदाहरण के लिए पापुआ न्यू गिनी में तैयाप भाषा का ह्रास जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाहरी भाषाओं के प्रभाव से जो जनजातीय बोलियां खत्म हो रही है, यह भी संस्कृति में परिवर्तन के कारण है। जब हम जनजातीय संदर्भ में बात करते हैं तो यह भी संस्कृति में परिवर्तन के कारण है ना। तो पहला तो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाषा का नुकसान। दूसरा आर्थिक रूपांतरण। आर्थिक स्तर पर जनजातियां अपनी पारंपरिक आत्मनिर्भरता और शिकार संग्रह वाली अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और नगद अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रही है। यह बदलाव उनकी सामाजिक संरचना को भी प्रभावित कर रहा है। अब वे शिकार और संग्रह छोड़ करके बाजार और जो नगद अर्थव्यवस्था है उस पर निर्भर हो रहे हैं। तो आर्थिक बदलाव भी आप देख पाएंगे यहां पे। तीसरा है विस्थापन और पहचान का संकट। विस्थापन और पहचान का संकट। औद्योगिक परियोजनाओं और बांधों के निर्माण के कारण जनजातियों का अपनी मूल भूमि से विस्थापन हुआ है। भूमि से अलगाव ने उनकी सांस्कृतिक पहचान पर गहरा संकट उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि उनकी संस्कृति पर्यावरण से गहराई से जुड़ी होती है। अब देखिए विस्थापन का दर्द ये कोई आज नया नहीं या नया नहीं है, ये तो पुराना दर्द है। तो बांध और फैक्ट्री की वजह से उन्हें जो वो अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही है और छोड़नी पड़ी है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान जो है वो खतरे में है। क्यों? कारण कि उनकी संस्कृति जो वो पर्यावरण से गहराई से जुड़ी हुई है ना, प्रकृति से जुड़ी हुई है। और ऐसे में जब उनका स्थान एक जगह से दूसरे जगह वहां पे विस्थापन होगा तो उससे जो वो उनकी संस्कृति पर गहरा आघात भी पहुंचता है ना, उसमें भी वो परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर आता है धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन। धार्मिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखे गए हैं, जैसे कि भगत आंदोलन जैसे सुधारवादी प्रयासों ने भील और उरांव जैसी जनजातियों में हिंदूकरण और संस्कृतिकरण को बढ़ावा दिया है। इसके चलते उनका संस्कृत पारंपरिक प्रकृति पूजक धर्म या एनिमिज्म परिवर्तित हो रहा है ना। तो धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन, यहां पे भी भगत आंदोलनों के कारण प्रकृति की पूजा करने वाले समाज अब संगठित धर्मों जैसे हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, या तो अन्य धर्म संप्रदाय की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखे गए हैं। भगत आंदोलन जैसे सुधारवादी प्रयासों ने भील और उरांव जैसी जनजातियों में हिंदूकरण और संस्कृतिकरण को बढ़ावा दिया है, और इसके चलते जो उनकी पारंपरिक जो पूजा है ना, जैसे कि वो प्रकृति पूजक है, इसके चलते उनका पारंपरिक प्रकृति पूजक धर्म या एमिनिज्म जो वो परिवर्तित हो रहा है। फिर है सांस्कृतिक संकरण, हाइब्रिडिटी। आज जनजातियों में पुरानी परंपराओं और नए आधुनिक जीवन का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा और शहरी संपर्क के कारण एक सांस्कृतिक संकरण की स्थिति उभरी हुई है। आज जनजातीय समाजों में पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक जीवन शैली का एक मिश्रित रूप दिखाई देता है, जहां नई हाइब्रिड पहचानें निर्मित हो रही है, क्योंकि वो घुल मिल जा रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आधा इधर का आधा उधर का, तो वो घुल मिल करके
वो हाइब्रिड का सांस्कृतिक संकरण का वो रूप ले रहा है। निष्कर्ष हम लोग बात करें, निष्कर्ष पे जब हम लोग पहुंचे तो यहां पे कह सकते हैं कि संस्कृति परिवर्तन समाज के अस्तित्व और निरंतरता के लिए अनिवार्य है। संस्कृति परिवर्तन समाज के अस्तित्व और निरंतरता के लिए अनिवार्य है, चाहे वह आंतरिक नवाचारों के माध्यम से हो या बाह्य संपर्कों के माध्यम से। संस्कृति सदैव समय की मांग के अनुरूप स्वयं को ढालती है। उद्विकासवाद और प्रसारवाद के सिद्धांत परिवर्तन के ऐतिहासिक क्रम को समझाते हैं, जबकि पर संस्कृति ग्रहण और सांस्कृतिक विलंबना जैसी अवधारणाएं आधुनिक समाज की जटिलताओं को स्पष्ट करती है। जनजातीय समाज में हो रहे परिवर्तन यह सिद्ध करते हैं कि संस्कृति ना तो पूरी तरह नष्ट होती है और ना ही पूरी तरह अस्थिर रहती है, बल्कि यह निरंतर अनुकूलन और पुनर्निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है ना। तो जब आप जनजातीय समाजों में हो रहे परिवर्तन जो वो यह सिद्ध करता है कि ना तो संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हुई है उनकी और ना ही वो अस्थिर है, बल्कि यह निरंतर अनुकूलन और पुनर्निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है ना, जिसे हम लोग अच्छे से समझ पाए हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जहां तो यहां से सवाल अब आप हम देख पाएंगे कि यहां से कई बार ऐसे सवाल जो वो पूछे गए हैं और यहां से सवाल आगे भी जो वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि पहला सवाल पूछा गया है, ईबी टायलर के अनुसार संस्कृति क्या है। तो संस्कृति क्या है? टायलर के अनुसार संस्कृति कोई एक चीज नहीं बल्कि ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता और कानून का एक जटिल जटिल मेल है ना, जिसे मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में हासिल करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक जटिल समग्रता है। किस विद्वान ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा कहा है? तो हर्शकोविट्स का तर्क था कि प्रकृति द्वारा दी गई चीजों के अलावा मनुष्य ने जो कुछ भी स्वयं बनाया है वह संस्कृति का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्शकोविट्स। अगला सवाल है, संस्कृति को उपकरणवादी वास्तविकता, इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी किसने माना है? तो मेलिनोव्स्की ने संस्कृति को मनुष्य की जैविक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों जैसे भूख, सुरक्षा आदि को पूरा करने वाला एक औजार माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलिनोव्स्की, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, समाज के मूल्यों को आत्मसात करने और अपनी मूल्य संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जब समाज के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए और अपनी मूल संस्कृति को सीखते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है? एनकल्चरेशन कहा गया है। एनकल्चरेशन वह पहली प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपनी ही संस्कृति के रीति रिवाज सीखकर समाज का हिस्सा बनता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संस्कृति के हस्तांतरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक किसे माना जाता है? तो भाषा वह सबसे सतत प्रतीक है जिसके बिना संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या हस्तांतरित होना नामुमकिन है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विकल्प अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है? हम यहां पे भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात हम लोगों ने की है। अभौतिक संस्कृति कहता है कि यह अमूर्त होती है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि विश्वास, परंपराएं, विचार और धर्म इसी श्रेणी में आते हैं।
तो यहां पे विश्वास और परंपरा जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एल.एच. मॉर्गन के अनुसार उद्विकासवाद का सही क्रम क्या है? तो इन्होंने कहा अरण्य व्यवस्था, बर्बरता और सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉर्गन ने एक रेखीय उद्विकास सिद्धांत दिया है, जिसमें यह मानता है कि समाज सबसे पहले शिकारी मतलब अरण्य व्यवस्था, फिर कबीलाई यानी बर्बरता, और फिर अंत में आधुनिक सभ्यता बनता है ना। सबसे पहले शिकारी, ये अरण्य व्यवस्था, अरण्य मतलब जंगल है ना, जंगल में रहने वाले शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में देखने को मिलता है ना। तो सबसे पहले ये शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में देखने को मिलता है। फिर यहां से ये जाते हैं और फिर वो कबीले में निवास करते हैं है ना, कबीले में निवास करते हैं, और फिर यहां से वो निकल करके फिर एक आधुनिक और सभ्य मानव के रूप में वो बनते हैं। तो यहां से फिर ये आधुनिक रूप में, तो ये तीन इसका क्रम है, ये तीनों क्रम आपको याद होना चाहिए है ना। यहां से पूछा जा सकता है अरण्य व्यवस्था, बर्बरता और सभ्यता। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, बहुरेखीय उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुरेखीय उद्विकास, एक रेखीय मॉर्गन ने, बहुरेखीय किसने दिया था? जूलियन स्टीवर्ट ने है ना, नाम बताए थे हम, जूलियन स्टीवर्ट। स्टीवर्ट ने बताया कि विकास का केवल एक रास्ता नहीं होता, संस्कृतियां अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के हिसाब से अलग अलग रास्तों से विकसित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रसारवाद के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रसारवाद के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक गुणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना। प्रसारवाद यही तो कहता है कि जब नए आविष्कार हर जगह नहीं होते है ना, नए आविष्कार हर जगह नहीं होते, बल्कि संस्कृतियां संपर्क, व्यापार और युद्ध के जरिए एक दूसरे से विचार जो वो उधार लेती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जब दो भिन्न संस्कृतियां निरंतर संपर्क में आती है, निरंतर संपर्क में आती है और एक दूसरे के गुणों को अपनाती है, तो इसे क्या कहते हैं? जब दो अलग समूहों जैसे कि प्रवासी और स्थानीय साथ रहते हैं, तो वे एक दूसरे की संस्कृति को सीखना शुरू करते हैं, और इसे ही जो वो पर संस्कृति है ना, जिसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जब दो भिन्न संस्कृतियां निरंतर संपर्क में आती है और एक दूसरे के गुणों को अपनाती है, तो इसे पर संस्कृति ग्रहण यानी, चलिए इंग्लिश हम पढ़ ही नहीं पा रहे, थोड़ा सा अंग्रेजी कमजोर है, चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हिंदी समझ रहे, हिंदी ही पढ़ लीजिए, आप लोग अच्छे से इसका उच्चारण कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग का सिद्धांत किसने दिया? तो इसके बारे में इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न। इन्होंने 1922 में यह सिद्धांत दिया था कि समाज के भौतिक और अभौतिक पक्षों में बदलाव की गति अलग अलग होती है। जैसे कि यहां पे हम लोगों ने बात किया था ना कि तकनीक तो हमारे पास में आ गया, लेकिन हमारे पास में वो चीज, बहुत कुछ चीज जो है वो पीछे छूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों पे आते हैं हम लोग। तो सांस्कृतिक विलंबना आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सांस्कृतिक विलंबना हम कहते किसे हैं। सांस्कृतिक विलंबना के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आखिर में हम यहां पे किन चीजों की बात करते हैं। ऑकबर्न ने यही तो कहा था कि
संस्कृति के दो पक्ष भौतिक और अभौतिक है। जब समाज की भौतिक संस्कृति जैसे कि तकनीक और उपकरण तेजी से बदल जाते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति जैसे कि मूल्य, नियम या विश्वास उस गति से नहीं बदल पाते, तो दोनों के बीच एक अंतराल आ जाता है और इसी अंतराल को ही क्या कहा गया है? सांस्कृतिक विलंबना कहा गया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह कंसेप्ट जो वो WF ऑगबर्न के द्वारा 1922 में दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सांस्कृतिक विलंबना में कौन सा पक्ष तेजी से बदलता है? चलिए इसका आंसर करें। सांस्कृतिक विलंबना में कौन सी चीजें जो है वो, कौन सा पक्ष जो वो तेजी से बदलता है? अभौतिक पक्ष या भौतिक पक्ष? तो कहता है कि तकनीक और मशीन, जो भौतिक पक्ष है यहां पे बदलाव बहुत तेजी से आता है, जबकि हमारे संस्कार और मूल्य जो अभौतिक पक्ष है उतनी तेजी से वो नहीं बदल पाते, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक पक्ष यानी तकनीक और उपकरण। ये तो काफी तेजी से बदल जाते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे संस्कार, ये सब जो वो के जो मूल्य हैं वो नहीं बदल पाते हैं, और इन्हीं बीच के गहराई को क्या कहा गया है? सांस्कृतिक विलंबना कहा गया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? संस्कृतिकरण, इसकी अवधारणा किसने विकसित की है? सवाल यहां से भी बन सकता है। तो 13 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MN श्रीनिवास। श्रीनिवास ने भारत समाज के संदर्भ में बताया कि कैसे निचली जातियां अपनी स्थिति सुधारने के लिए उच्च जातियों की नकल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वह प्रक्रिया जिसमें एक अल्पसंख्यक समूह अपनी पहचान खोकर पूरी तरह प्रभुत्वशाली संस्कृति में विलीन हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण परिवर्तन की वह अंतिम स्थिति है जहां एक छोटा समूह अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह छोड़ करके मुख्य धारा में विलीन हो जाता है ना। इसी को आत्मसातीकरण कहा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, पापुआ न्यू गिनी की तैयाप भाषा का ह्रास किस प्रभाव का उदाहरण है? तो वैश्वीकरण के कारण जब लोग प्रभुत्वशाली भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी आदि अपनाने लगते हैं, तो उनकी अपनी मूल बोलियां जो वो खत्म होने लगती है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैश्वीकरण और भाषाई ह्रास के कारण। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संस्कृति का आंतरिक कारक है जो परिवर्तन लाता है? आंतरिक कारक पूछ रहा है, बाह्य कारक की बात यहां पे नहीं कर रहा। तो समाज के अंदर पैदा होने वाले नए विचार, तकनीकें और खोज जो है ये आंतरिक कारक कहलाती है, जबकि बाहरी दुनिया से संपर्क जो वो बाह्य कारक कहलाता है। तो यहां पे नवाचार और नई खोजें, यहां पे इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सी ऑप्शन जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, भील और उरांव जैसी जनजातियों में हिंदूकरण को बढ़ावा देने वाला सुधारवादी प्रयास कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत आंदोलन। भगत आंदोलन जैसे धार्मिक सुधारों ने जनजातियों में हिंदी रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया, जिससे उनके पारंपरिक एनिमिज्म यानी जो प्रकृति पूजा है उसमें बदलाव आया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए यानी भगत आंदोलन। 18वें सवाल पे आते हैं, जनजातियों का अपनी मूल भूमि से विस्थापन किस संकट को जन्म देता है? तो जनजातियों का अपनी मूल भूमि से विस्थापन होने पर हर जनजातियों की संस्कृति उनकी जमीन और प्रकृति से जुड़ी होती है। अब जमीन छीनने से उनकी पहचान पर संकट आ जाता है, क्योंकि उनकी जड़ें वही होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक पहचान का संकट, यानी ऑप्शन बी इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। परंपरागत मूल्यों और आधुनिक जीवन शैली के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आधुनिक सांस्कृतिक संकरण, यानी आधुनिक शिक्षा और शहरी संपर्क से
एक संकर पहचान बनती है। संकर यानी हाइब्रिड, जहां लोग अपनी पुरानी परंपराओं को भी मानते हैं और आधुनिक जीवन भी जीते हैं। तो सांस्कृतिक संकरण यानी हाइब्रिडिटी ऐसे ही कहा गया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका, ए डिजाइन ऑफ फॉर लिविंग, क्यों माना जाता है? संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका क्यों माना जाता है? संस्कृति जैविक रूप से खून में नहीं मिलती, बल्कि यह समाज द्वारा दी गई एक विरासत है जिसे हम जीवन जीने के लिए सीखते और अपनाते हैं। इसीलिए इसे जो वो जीवन जीने का एक तरीका कहा गया है, माना गया है, क्योंकि वह सामाजिक विरासत का अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जाति विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एथनोलॉजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जाति विज्ञान संस्कृतियों के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से मानवीय व्यवहार के सार्वभौमिक प्रतिरूपों को समझाने का विज्ञान है। तो यह संस्कृतियों के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से मानवीय व्यवहार की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन बी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अब यहां से कुछ ऐसे सवाल है जो कि कथन और कारण पर आधारित है, कथन निष्कर्ष पर आधारित है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कठिन स्तर के सवाल होंगे, जो आपसे पूछा भी जाता है। कथन है, संस्कृति मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करती है। कारण है, यह मनुष्य को उसके जैविक परिवेश से ऊपर उठाकर जीवन जीने का तरीका प्रदान करती है। तो पहले तो हम लोग कथन पे आते हैं कि संस्कृति मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करती है। तो बोलेंगे हां, संस्कृति मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करती है, क्योंकि संस्कृति जो है मनुष्य को जैविक प्राणियों से अलग करती है। यह मनुष्य को उसके जैविक परिवेश से ऊपर उठाकर जीवन जीने का तरीका प्रदान करती है। तो बोलेंगे कथन और कारण ये दोनों सही है, और कारण जो वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यह उसे सीखा हुआ सामाजिक व्यवहार और विरासत जो वो प्रदान करती है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो वो यानी कारण जो वो सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। ईबी टायलर की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में। ईबी टायलर ने 1871 में अपनी ऐतिहासिक पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति की पहली व्यवस्थित वैज्ञानिक परिभाषा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए, जहां पे मिलान करने वाले सवाल आपसे पूछे गए हैं। एक तरफ आपको दे रखा है विद्वान और दूसरी तरफ उसके दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम बोले थे कि मिलान करने के लिए सवाल जो वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है मेलिनोस्की। तो मेलिनोस्की प्रकार्यवादी, हर्षकोविट्स पर्यावरणवादी, मार्गरेट मीड व्यवहारवादी, और टायलर समग्रतावादी। ये उनके अध्ययन के मुख्य आधार रहे हैं, हाँ, जिन्होंने अलग अलग अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो टायलर जो है ये समग्रतावादी, मेलिनोस्की ये प्रकार्यवादी, हर्षकोविट्स ये पर्यावरणवादी, और मीड ये व्यवहारवादी। ये आपको मिलान करने के लिए बाकी के कंसेप्ट आपको तो पहले हम बता चुके हैं, वहां पे आप अच्छे से डिटेल में थ्योरी को एक बार फिर से देख लीजिएगा, तब जाकर के ये सवाल अच्छे से हल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार थ्योरी आपने पढ़ लिया और सारे सवाल आपके बन जाएंगे, इतना आसान भी नहीं होता है सारी चीजें, है ना। उतने आसान नहीं होते हैं जितनी आसानी से आप इन चीजों को आप सोच रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। संस्कृति की विशेषता एकीकृत स्वरूप का अर्थ क्या है?
तो एकीकृत स्वरूप का मतलब है कि संस्कृति एक मशीन की तरह है, यानी संस्कृति के विभिन्न अंग एक दूसरे से परस्पर जुड़े और निर्भर होते हैं। तो एकीकृत स्वरूप का मतलब है कि संस्कृति एक मशीन की तरह है और उसके पुर्जे जो है वो धर्म है, परिवार आदि से वो मिलकर के कार्य करते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग नजर डालते हैं। भौतिक संस्कृति में मशीनें और उपकरण शामिल है। अभौतिक संस्कृति में नियम, कानून और भाषा शामिल है। क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, या कथन दोनों कथन गलत है। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बोले जो दिखाई देता है वह भौतिक है, तो मशीन और उपकरण ये हमें दिखाई और इसे छू सकते हैं, महसूस छू सकते हैं, महसूस नहीं, छू सकते हैं ना, तो इसे हम लोग भौतिक संस्कृति कहेंगे। तो बोलेंगे हाँ ये तो सही बोल रहा है कि भौतिक संस्कृति में मशीनें और उपकरण शामिल हैं। तो जो दिखाई देता है जिसे हम छू सकते हैं वह क्या हुआ, भौतिक है। और अभौतिक संस्कृति में नियम, कानून और भाषा शामिल है, जो अमूर्त होता है ना, वह अभौतिक संस्कृति है। तो ये दोनों तो सही बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कथन एक और दो दोनों सही है। अगला सवाल है जूलियन स्टीवर्ट का बहुरेखीय उद्विकास मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो स्टीवर्ट का मानना था कि संस्कृति और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध होता है। पर्यावरण ही तय करता है कि संस्कृति कैसे विकसित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वें सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन है सांस्कृतिक विलंबना के दौरान कौन सा पक्ष पिछड़ जाता है। अब देखिए सवाल तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक ही टॉपिक पे देखिए कितने तरीके से सवाल बन रहा है। सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं, है ना, इसमें कितने पक्ष की बात की गई है। तो सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ ही यह है कि तकनीक तो आगे बढ़ जाता है, यानी भौतिक पक्ष जो है वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन संस्कार और सोच यानी अभौतिक पक्ष जो वो पीछे रह जाता है। तो पीछे कौन रहता है, अभौतिक पक्ष, है ना, जो कि विचार, मूल्य, संस्कार, सोच, ये सब जो वो पीछे छूट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ गया, जैसे कि बोलते हैं ना कि मोबाइल, आज हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, लेकिन उसका इस्तेमाल करना सही रूप से, सोच हमारी जो वो आज भी नहीं बदल पाया कि उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। आज भी रील स्क्रॉल करने के लिए मोबाइल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि डेटा का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल और भी कई तरीकों से किया जा सकता है, कई माध्यम से किया जा सकता है, कई सही कार्यों के लिए किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है प्रसारवाद के अनुसार संस्कृति का विकास कैसे होता है। प्रसारवाद यानी डिफ्यूजनिज्म, अंग्रेजी भी बहुत अजीब है। चलिए सवाल ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप करें। तो प्रसारवाद स्वतंत्र आविष्कार के बजाय सांस्कृतिक तत्वों के एक समाज से दूसरे समाज में फैलने को बदलाव का आधार मानता है, जिसमें प्रवास और व्यापार आदि शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति के तत्व एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर फैलते हैं, है ना, यही तो प्रसारवाद है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है पर संस्कृति ग्रहण में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को प्रभावित करती है। क्या यह सही बात बोल रहा है। तो पर संस्कृति ग्रहण प्रत्यक्ष संपर्क से होता है, जहां एक समूह दूसरे समूह की आदतों या भाषा को अपनाता है तो प्रभावित तो होता है। तो यह बात तो सही बोल रहा है। यह अक्सर दो संस्कृतियों के निरंतर और प्रत्यक्ष संपर्क का परिणाम होता है। तो बिल्कुल यह भी सही है, कथन का कारण भी सही है और कारण जो वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और
कारण जो है ये कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला सवाल है, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? तो आत्मसातीकरण में अल्पसंख्यक समूह जो होते हैं वो अपनी विशिष्ट पहचान खो देता है और मुख्य समाज का अभिन्न अंग बन जाता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समूह अपनी पहचान खोकर दूसरे में पूरी तरह मिल जाता है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संस्कृतिकरण के माध्यम से निम्न समूह जो वो उच्च समूहों के रीति रिवाज अपनाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और श्रेणी बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अपनी परंपरागत जाति श्रेणी यानी स्टेटस में सुधार करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जनजातीय समाजों में नगद अर्थव्यवस्था कैश इकोनॉमी के आने से क्या प्रभाव पड़ा है? जनजातीय समाजों में नगद अर्थव्यवस्था कैश इकोनॉमी के आने से क्या प्रभाव जो वो पड़ा है? तो बाजार और नगद के प्रवेश से जनजातियों की पारंपरिक जो आत्मनिर्भरता है उसको नष्ट कर उन्हें बाहरी बाजार पर निर्भर बना दिया है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी पारंपरिक वस्तु विनिमय और आत्मनिर्भर व्यवस्था कमजोर हुई है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, पापुआ न्यू गिनी की तैयाब भाषा का ह्रास किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो तैयाब भाषा का लुप्त होना वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव है, जहां बड़ी भाषाओं के कारण छोटी बोलियां और उनसे जुड़ी हुई संस्कृतियां जो वो समाप्त हो जाती है। तो वैश्वीकरण के कारण होने वाला सांस्कृतिक ह्रास होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, औद्योगिक परियोजनाओं के कारण जनजातियों का विस्थापन उनकी सांस्कृतिक पहचान का संकट है। तो जनजातियों का जीवन जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, ये तो जानते ही हैं। तो औद्योगिक परियोजनाओं के कारण जनजातियों का जो विस्थापन है उनकी सांस्कृतिक पहचान का संकट है। तो बोलेंगे हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, वहां से जुड़ा हुआ होता है, और जब वहां से उनका विस्थापन होगा तो बहुत कुछ बदलेगा, सांस्कृतिक पहचान पे तो संकट जरूर आएगा। जनजातीय संस्कृति उनके पर्यावरण और भूमि से गहराई से जुड़ी होती है। तो बोलेंगे हाँ, कारण भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विस्थापन उनके लिए केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि उनकी जड़ों यानी संस्कृति का भी कटना है, यानी संस्कृति का भी ह्रास है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि दोनों कथन और कारण सही भी है, और कारण जो वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। भगत आंदोलन ने भील जनजातियों को किस क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव लाया? तो उनकी धार्मिक विश्वास और जीवन शैली थे, है ना? धार्मिक विश्वास और जीवन शैली। भील और उरांव जनजाति, यहां पे दो जनजातियों की बात की। तो भगत आंदोलन ने जनजातियों को प्रकृति पूजा से हटाकर हिंदू रीति रिवाजों जैसे कि शाकाहार, भजन, मूर्ति पूजा आदि की ओर प्रेरित किया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। सांस्कृतिक संकरण हाइब्रिडिटी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक जीवन शैली का मिश्रण जो है यही सांस्कृतिक संकरण यानी हाइब्रिडिटी का उदाहरण है। संस्कृति परिवर्तन का आंतरिक कारक इनमें से कौन सा है? संस्कृति परिवर्तन का आंतरिक कारक इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाज के भीतर से पैदा होने वाले नए विचार या आविष्कार आंतरिक कहलाते हैं। और बाह्य कारक क्या हो गया? व्यापार, युद्ध आदि जो वो बाह्य कारक है। तो समाज के भीतर नए विचार और आविष्कार जो है ये आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं, है ना? ये संस्कृति परिवर्तन का आंतरिक कारक और बाह्य कारक ये दो यहां पे हम लोगों ने चर्चा किया था। समाज के भीतर में पैदा हो रहे नए विचार और आविष्कार जो होंगे ये आंतरिक कारक कहलाएंगे, और जो व्यापार या युद्ध आदि जो है इससे
प्रभावित जो होगा, जिससे जो संस्कृति परिवर्तन होगा उसे हम लोग बाह्य कारक कहते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है मेलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृति का मुख्य कार्य क्या है? तो मेलिनोव्स्की ने प्रकार्यवादी नजरिया दिया, जिसके थोड़ी देर पहले मिलान करने के लिए आपसे सवाल पूछा गया था, जिसमें कहता है कि संस्कृति का एकमात्र काम मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है ना। तो मनुष्य की जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका क्यों कहा जाता है? ये थोड़ा सवाल लगता है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए एक सवाल को 2 बार देख सकते हैं, इससे आप ऐसा नहीं है कि ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि यह मनुष्य के व्यवहार को दिशा देने वाले नियमों का समूह है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन अलग तरीके से बनाया गया है, सेम भले क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन जो वो अलग अलग बनाया गया, थोड़ा क्वेश्चन ऑप्शन में चेंज रखा गया है। अब देखिए, संस्कृति मनुष्य को यह सिखाती है कि उसे समाज में कैसे व्यवहार करना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, इसलिए यह जो जीवन का एक ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आज का यह सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह से कोई डाउट्स रह जाता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर हम आपको दे चुके हैं 9708305319। इस नंबर पे आप हमें संपर्क करिए, किसी तरह से कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल हो। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या तो फिर प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, वहां से भी आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।